हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत में स्थूल पदार्थों के गुण, जिसमें देख सकते हैं किलासिटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और सरफेस टेंशन है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स और कैपिलरिटी और विस्कोसिटी, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पलवन का सिद्धांत से संबंधित हम लोग सब 33 MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में भौतिक विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाए और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वर्षा की बूंद की गोलाकार की आकृति का कारण है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि द्रव का घनत्व है, पृष्ठ तनाव है, वायुमंडलीय दाब है या फिर गुरुत्व है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं टोटल 33 क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ और ये 33 क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आप यहाँ पर बन सकते हैं। जो इस काफ़ी डिस्कशन के माध्यम से मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन के माध्यम से कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए आप डिस्कशन को बहुत अच्छे ढंग से आप देखते चलेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन का आप आंसर को बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण है, आप देख सकते हैं क्या है, तो इसका पृष्ठ तनाव है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इससे हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कूद के गुण के कारण से किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः देख सकते हैं जैसे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है, इसी कारण से क्या होती है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण से। तो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बल है, घर्षण है और दाब है और आयतन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है किस कारण से होता है, आप देख सकते हैं कि घर्षण के गुण होता है। ठीक है, तो वही बातें बताई जा रही है कि नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन एक है कि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। ठीक है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। ठीक है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है या तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें होती है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, देख सकते हैं कि तेल का जो तल का तनाव होता है पानी से कम होता है, तो इसीलिए ऊपर में वो फैल जाता है। ज़्यादा होगा तो वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि तेल का पृष्ठ या तल तनाव, ठीक है, देख सकते तेल का पृष्ठ तनाव या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन एक है कि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है या उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से के बराबर होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी का तेल के पानी के ऊपर तेल इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। घनत्व उसकी डेंसिटी अगर कम होता है तभी तो तैरता है, ज़्यादा डेंसिटी होगा, घना होगा तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वही बातें बताई जाती है कि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर वो क्या है, तैरता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये ऑप्शन डी में है कि वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत बातें हो रही कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तभी तो वो बना रहता है, अगर कम रहेगा तो वो फूट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि साबुन जब घुलता है तो घुलने के बाद क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों बात को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले यानी कि जो बबल्स होते हैं को एक नली के द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक में है कि दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा। ऑप्शन बी में है कि दोनों छोटा सा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर सी में है कि समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। और डी में है कि दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि बातें हो रही है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न जो व्यास के जो बुलबुले बबल को अगर एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाए जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और ठीक है छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे में मिल जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे तक यदि किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव या तथा पानी के फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, देख सकते हैं, और छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और अंतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा और जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखने का। ठीक है, तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि त्रिज्या उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो वही बातें बताई जा रही है कि बुलबुले को आवेशित किए जाने पर यह फैलेगा और त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व यानी केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, तो केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। दोस्तों, सारे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़े होंगे। मैं आपको यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपकी जो है रिविजन हो सके। ठीक है, तो चलिए इसका बताइए आंसर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो ऑप्शन एक है स्याही का सोखना, बी है कि भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी है कि सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, और डी है कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें केशिकत्व क्रिया का एकमात्र कारण नहीं है तो पौधों की जड़ों से जल का उसके पर समूह की ओर बढ़ना एक केशिकत्व के कारण नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि स्याही का जो सोखना है बिल्कुल सही है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी सही है, और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है केशिकत्व क्रिया का एक कारण है। बाकी आपको डी जो है केशिकत्व क्रिया का एक कारण नहीं है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि सोखते के द्वारा स्याही का सोखना। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। ठीक है, और पौधों की जड़ों में से जल के पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रसंवेदन असंसर्जक आदि क्रियाएं उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण क्या है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन के पारसरण है, विसरण है, पृष्ठ तनाव है, या फिर जीव द्रव संकुचन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, बत्ती वाले स्टोव जो होते हैं में केरोसिन के जो बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण जो होता है, आप देख सकते हैं क्या होता है, तो एक पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से जो तेल होता है, केरोसिन होता है, ऊपर चढ़ता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण से केशिका जो कर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक इस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान यानी कि विस्कोस है। ठीक है, और बी है कि तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, और सी है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, और डी है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही कि एक इस नली में जल की अपेक्षा एक तरल यानी कोई तरल पदार्थ है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं कि तरल का जो पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, ताकि तभी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं किस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात पर चढ़ता है। ठीक है, देख सकते हैं जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, या चपटा होकर तसरी नुमा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी झील यानी झील की जो तल किनारा से उठकर वायु का जो बुलबुला है ऊपरी जब सतह पर जब आता है तो उसका आकार में क्या होगा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसकी आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जब वायु का बुलबुला झील के तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दबाव घटने लगता है। ठीक है, जैसे जिसके कारण से वायु के बुलबुले का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, जब बढ़ाएंगे, जब हीटिंग पावर जब उसको ज़्यादा करेंगे तो उसकी द्रव के जो विस्कोस क्या होती है बताने का प्रयास करेंगे। बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सांद्रता हो जाती है क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि जब किसी द्रव को जब हम ज़्यादा उसको हीट करेंगे, ठीक है, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब द्रव का वह गुण जिसके कारण से द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी कहलाती है, यानी कि सांद्रता कहलाती है। ठीक है, द्रव्यों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर घट जाती है, और यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम शयन होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि जून माह में यानी जो गर्मी का महीना है जून, शीरा जो होता है जनवरी माह की तुलना में कम शयन होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। जो अभी जून का महीना चल रहा है, ठीक है, आप इसको अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है किसकी होती है, जल की, वायु की, खून की, शहद की, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक सांद्रता जी होती है, आप देख सकते हैं किसकी होती है, तो शहद की होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं, ठीक है, वे उतने ही अधिक शयन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और शहद और ग्लिसरीन, देखिए शहद भी और ग्लिसरीन दोनों की बातें हो रही हैं, सांद्रता पानी की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। ठीक है, अगर सांद्रता की क्रम की बात की जाए तो दोस्तों देखिए शहद हो गया और खून हो गया और जलवायु यानी कि जल हो गया और वायु हो गया। ठीक है, तीन ध्यान रखिएगा। शहद हो गया सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद खून होता है, उसके बाद जल होता है और
वायु होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें लिखी गई, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि वायु में कमी के कारण से, वायु दाब में वृद्धि के कारण से, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण क्या है? तो आप देख सकते हैं कि वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है। ठीक है, और इस कारण से ऊंचाई पर पहुंचने पर वहाँ वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। ठीक है, और पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की और निकल पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य करने का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, न्यूटन की गति का सिद्धांत है, बर्नौली का सिद्धांत, या फिर पास्कल का नियम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है, आप देख सकते हैं क्या है? तो पास्कल के क्या है? तो पास्कल के जो कि नियम पर एक काम करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इस सारे के सारे क्या है? पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक को, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इन सारे को आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम यानी कि शांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, या उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि जब अचानक बैरोमीटर का पठन में अचानक गिरावट हो जाती है, तो इससे देख सकते हैं कि तूफानी मौसम इसमें आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं वायुमंडलीय जो मापी होता है या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना, यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश एक निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उत्पाद है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि पेट्रोल है, चारकोल है, कोयला है और एसफॉल्ट है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है एसफॉल्ट के बारे में। तो एसफॉल्ट की बात करें हम, तो यह क्या है? पेट्रोलियम परिसंस्करण का एक उत्पाद है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अब अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभावी आसवन के द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न जो कि उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, और यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। ठीक है, एस्फॉल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बातें हो रही है कि कड़े जाड़े में झील की सतह जो कि हिम स्थित हो जाती है। ठीक है, किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ठीक है, यह किस कारण से होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, सी में है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाती है, और डी में है कि इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें होती है कड़े जाड़े में झील की सतह की जो हिम स्थिति यानी कि जो बर्फ का जम जाती है। ठीक है, किंतु इसके तल में जो जल होते हैं द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण यही होता है कि जल की जो सघनता होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट को डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन न्यूनतम तथा घनत्व तो अधिकतम होता है, ठीक है। और झीलों एवं नदियों के केवल ऊपरी सतह जमने में पानी के अनियमित प्रसार यानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों के जो ऊपरी सतह ठंडे होने लगती है। और देख सकते हैं कि जल जब जल जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ज़्यादा भारी हो जाता है, ठीक है। और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। वही है, जब नीचे बैठेगा बर्फ तो जाहिर सी बात है पानी ऊपर आ ही जाएगा। तो इसमें और देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया तब चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, ठीक है। अंततः जल का जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व तो कम होने लगता है, परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें बताई गई, जैसे कि सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, ठीक है। झील की ऊपरी जो हिम स्थिति जो सतह उष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान उष्मा को बाहर नहीं नहीं जाने देती, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताई गई हैं, सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है कि शीतकाल में जल झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाती है, ठीक है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों, ठीक है। तो ऑप्शन है, एक है कि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, ठीक है, और उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, या सी में है कि उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, और डी में लिखा गया है कि पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे कि बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों वही बातें बताई गई, शीतकाल में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस से पर अधिक होता है, ठीक है, और जिससे कि बर्फ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि शीतकाल में झील के ऊपरी जो परत होती है 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जो जल है 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में ही रहता है, जिससे इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के जो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिससे कि मछलियाँ एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन है कि 0 डिग्री से होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से, और या फिर 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात की जब पानी का जो अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि अधिकांश द्रव्यों को गर्म करने पर उसकी आयतन वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का जो व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे या यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस से पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है फिर है और एवं घनत्व उसका बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अंततः 4 डिग्री सेल्सियस से पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व तो क्या होता है अधिकतम हो जाता है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बातें बताई गई है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरते हैं जबकि वो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है कि लोहे की पारे से रासायनिक प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण यह लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी में है कि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, और डी में है कि पारा पानी से भारी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में वो डूब जाती है। देख सकते हैं कि लोहे का जो घनत्व होता है, लोहे का जो घनत्व पानी से अधिक है और तथा पारे से कम है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो क्या है, लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है जबकि पारे से कम है, ठीक है। तभी वह क्या करता है, पारे में तैरता है और पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा जिसकी
ज़्यादा भारी होगा तो डूब जाएगा। तो वही बातें कहा जा रहा है, लोहे का घनत्व तो पानी से कम है, घनत्व तो क्या है तो पानी से अधिक है। तो अधिक होगा तो डूब जाएगा, और यहाँ पारे से कम है तो पारे से कम होगा तो वो तैरेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि लोहे का गोला जब पारा यानी कि मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में वो डूब जाता है। इसका कारण है कि पारा यानी मरकरी की अपेक्षा घनत्व जो कि रिलेटिव डेंसिटी है लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि ठीक है ऑप्शन है कि सुई की नोक नुकीली होती है, बी में है कि जहाज सपाट होता है, ठीक है, और सी में है कि जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, और डी में है कि सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि एक सुई पानी में डूब जाता है, ठीक है, जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी पर तैरता रहता है। इसका कारण यही है कि सुई का अपेक्षित जो घनत्व है उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है वह डूब जाता है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जबकि लोहे से बना हुआ जो जहाज होता है वो तैरता रहता है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देख सकते हैं कि शुद्ध जल का जो अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं कि वे वस्तु जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती है। तो एक जिसका कम होगा वो तैरेगा, ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, और जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वह जल में डूब जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी, ठीक है, ऑप्शन है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, या पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, या पानी से बाहर आकर स्थिरता खो देती है, खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान यानी उसकी मास में वृद्धि हुई। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर हम खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर क्या हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं कि बाल्टी क्या होती है तो भारी हो जाती है, यानी कि जब ऊपर आता है तो बाल्टी भारी हो जाता है, जबकि अंदर में क्या होता है हमें हल्का महसूस होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आर्किमिडीज के जो प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम और पानी की सतह के ऊपर क्या होता है अधिक प्रतीत होता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे और इस पॉइंट को आप समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, वस्तु के भार में प्रतिष्ठित कमी पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है, तथा कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो आप इसको समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। ठीक है, तो इसका जल भार होगा 0 होगा, 200 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा, या फिर 400 ग्राम होगा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बात है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया। ठीक है, तो आप जैसे इसका भार तो इसका जल का भार देख सकते हैं क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आती है। ठीक है, और आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। दोस्तों, देख सकते हैं कि गुब्बारे में जल के अंदर देख सकते हैं कि एक ऊपर तथा नीचे दोनों और उत्प्लवन बल लगता है। ठीक है, देख सकते हैं कि तब जल के गुब्बारे का भार क्या होता है, भार माइनस उत्प्लवन बल, ठीक है, बराबर देख सकते हैं कि 200 माइनस 200 यानी कि 0, यानी कि जल में गुब्बारे का जो भार कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण है, संसंजक बल है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर अपकेंद्रीय बल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि मथने के पश्चात जो क्रीम का दूध से पृथक होने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल। अप में होता है बाहर हट गया। ठीक है,
और अभी मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने के कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है, ठीक है। तो ताप है, वेग है, दाब है या फिर घनत्व है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है कि उनका जो घनत्व है क्या है, कम है, ठीक है। तो कम होगा तो तैरेंगे, ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएंगे। तो बस इतने आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में गर्मी के दिनों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर जो है गर्म होती है और इस जिससे कि जलवाष्प का घनत्व घटता है। दृश्यतः घनत्व घटने के कारण से जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण से जलवाष्प में फैलती है और पानी के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती है। इससे बादलों को क्लाउड कहते हैं, ठीक है। बादल का क्लाउड कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि नेपटूनियन है, फ्रेंसियन है, प्लूटोनियम है या फिर टेक्नीशियन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही टेक्नीशियन की, ठीक है, जो सबसे पहले जो कृत्रिम रूप में इसे उत्पादित किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि टेक्नीशियन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है, ठीक है। देख सकते हैं कि टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम उत्पाद है और वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो आप इसके आंसर देंगे। ऑप्शन एक है कि 1/9 होता है, 1/10 होता है, 1/6 होता है, 1/4 होता है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही थी कि जब समुद्र में पलवन करते हुए यानी कि पलवन तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र तल से ऊपर होता है, तो 1/9 होता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शुद्ध जल में बर्फ के परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप का बर्फ का जो घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग हो जाता है, ठीक है। अंततः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अकार्टिक एवं देख सकते हैं कि अकार्टिक एवं अंटार्कटिका महासागरों में जो कि बर्फ दिखाई पड़ते हैं तैरते हुए, ठीक है, वहाँ पर। और बर्फ के ऊपर का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं, जबकि देख सकते हैं कि बर्फ का जो तैरते हुए बर्फ का जो 8/9वां भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समुद्री जल जो कि लवणीय अधिक होती है, ठीक है। और इससे क्या होती है कि निर्मित जो बर्फ लवणीय नहीं होती, ठीक है, और वह शुद्ध होती है, जबकि चूंकि देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। और जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी की एक गिलास में जब एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब बर्फ का पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव स्थान घेरती है, ठीक है। वही बात कही है कि जितना वस्तु का जो आयतन होगा उतना क्या होगा, अपना उसके द्रव के स्थान को घेरती है और आयतन में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, ठीक है। देख सकते हैं, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है कि शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग में पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, पानी के जब 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा शरीर क्या है, तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों आप देख सकते हैं कि द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि एवं घनत्व में कमी होती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर यानी कि पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। देख सकते हैं जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड हो जाता है तो पानी का घनत्व जो शरीर की अपेक्षा कम हो जाता है, ठीक है, और शरीर डूब जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र की जल नमकीन होती है। ऑप्शन बी है कि समुद्री जल गहरा होता है। ऑप्शन सी है कि समुद्री जल भारी होता है। ऑप्शन डी है कि समुद्री जल हल्का होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि समुद्री जल नमकीन होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की अधिकता के कारण से समुद्री जल नमकीन होता है, और फलत देख सकते हैं कि समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है, ठीक है, तथा उसके उत्प्लवकता भी देख सकते हैं अधिक होती है। इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, ठीक है। दोस्तों सभी जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, सभी अच्छे लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप अच्छे ढंग से एग्जाम्स में क्वेश्चंस करके आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, या उस समुद्र की तली में डूब जाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, देख सकते हैं कि वह कुछ ऊपर उठता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और कुछ डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है। इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक जो कि प्लवन बल लगने लगता है, जिससे कि जहाज कुछ ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं स्थिति जो कि विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, या फिर मानसिक की स्थिति से, या फिर आंकड़ों का अध्ययन से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, स्थिति विज्ञान की बातें हो रही है, ठीक है, तो यह विश्राम की स्थिति से संबंधित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति विज्ञान की जो यांत्रिक वह शाखा है जो कि विश्राम की स्थिति से संबंधित है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 33 क्वेश्चंस थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिवीजन करें, देखिए, प्रैक्टिस करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।